हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज हम उस टॉपिक को जो हमने लास्ट लेक्चर में डिलीवर किया था तो उससे आगे मैं फर्दर कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, जिसमें आपने देखा था कि नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर और फॉस्फेट ग्रुप। तो आज मैं इनके स्ट्रक्चर को आपके साथ डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको शो हो रहे हैं, लेकिन आपको परेशान होने की कोई चिंता नहीं लेनी, बिल्कुल परेशान नहीं होना। क्योंकि अगर जब आप किसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ते हो तो टॉपिक को जब प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाओगे तो जो आपके लेवल का होगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी ईजी हो जाता है। तो आप सिर्फ पहले फोकस करें लेक्चर पे, उसके बाद एट लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में आपको क्या क्या टॉपिक, यानी कि जो आपकी स्मार्ट स्टडी होगा, आपको क्वेश्चन किस बेस्ड पे आएगा, आपको नोट क्या करना है, तो वो मैं आपको बता दूंगा पहले मैं जब पूरे टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअल में आपके एनसीईआरटी की बेस्ड कितना जो है वो आपको क्लियर करना होता है। तो पहले जब आप हर एक स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड कर लोगे, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियोसाइड क्या है, तो फिर आपको किसी टाइप का भी अगर क्वेश्चन किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप उसको बहुत ज़्यादा इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोटाइड की। और बच्चों, न्यूक्लियोटाइड में हमने देखा था कि तीन मेन कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस्ड, पेंटोस शुगर और आपका फॉस्फेट। तो मैं पहले वाले को स्टार्ट करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेस। तो ये मैंने कल भी बताया था, नाइट्रोजनस बेस में हमने बताया था कि दो डेरिवेटिव्स होती है, एक पायरामिडीन होता है और एक प्यूरिन होता है। प्यूरिन के फर्दर तीन डेरिवेटिव्स होता है, एक यूरासिल होता है, एक थाइमीन होता है और थर्ड वन जो होता है दैट इज द साइटोसिन। और इसी तरीके से आप देखोगे तो प्यूरिन में एडेनिन है और गानिन है। तो पहले स्ट्रक्चर सीखेंगे। अगर आप देखोगे तो जो प्यूरिन का, आप यहाँ पे जो ये तीनों के तीनों प्यूरिन के डेरिवेटिव्स है, तो एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो ये आपका 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है ना, क्या है, इट इज द 6 मेंबर्ड रिंग। आप देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे इसकी नंबरिंग करूं तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, तो ये 6 मेंबर्ड रिंग होती है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये कौन सी वाली डायरेक्शन है, दिस वन इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 1 2 3 4 5 6। तो इसी तरीके से इसकी भी जो क्लॉकवाइज नंबरिंग होगी, इसकी भी क्लॉकवाइज। तो पायरामिडीन की जो नंबरिंग होती है बच्चों, वो हमेशा याद रखना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। और इसी तरीके से देखोगे प्यूरिन में अगर जो एडेनिन और गोनिन है तो इनकी जो काउंटिंग होती है, इनकी जो नंबरिंग होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। अगर आप देखोगे तो ये नंबर 1 है, यहाँ पे नंबर 2, 3, 4, 5, 6, दिस वन इज द 7, 8 एंड 9। इसी तरीके से आप देख सकते हैं आपके गोनिन में भी। तो इनकी जो नंबरिंग है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनकी जो नंबरिंग है यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो पहले आप नंबरिंग के बेस पे रखें कि जो नंबरिंग हम करते हैं तो टोटल ये देखेंगे कि कितने रिंग मेंबर्ड है ये, इट इज द 6 मेंबर्ड रिंग। और इसी तरीके से अगर प्यूरिन देखोगे तो ये आपकी 9 मेंबर्ड रिंग है, बट यहाँ पे 2 रिंग्स हैं, एक आपकी ये वाली है और दूसरी ये वाली है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये 2 डिफरेंट रिंग से बना है और यहाँ पे ये एक ही सिंगल एरोमेटिक रिंग से बना है। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है दैट इज द यूरासिल पायरामाइडिन में। तो यूरासिल का जो बच्चों आईयूपीसी नेम है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज द 2,4 डाइऑक्सी पायरामाइडिन। यानी कि आप बता सकते हैं कि 2 एंड 4 नंबर पे, ये देखिए 2 एंड 4 नंबर पे आपका क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। कितने हो गए, 1 एंड 2, इसलिए नाम दे दिया 2,4 डाइऑक्सी पायरामाइडिन। इसी तरीके से अगर आप जब देखते हो थाइमीन में, तो थाइमीन का जो आईयूपीसी नेम है दैट इज द 5-मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पायरामाइडिन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 नंबर पे, 5 नंबर पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है और 2,4 पे ऑक्सीजन है। तो देख रहे हैं 2,4 पे यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसलिए इसका नाम हो गया 5-मिथाइल 2,4 डाइऑक्सी पायरामाइडिन। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि थाइमीन और यूरासिल के स्ट्रक्चर में कहाँ पे अंतर है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में 2,4 डाइऑक्सी है, यहाँ पे भी 2,4 डाइऑक्सी है, यहाँ पे भी 2,4 डाइऑक्सी है। लेकिन थाइमीन के केस पे एट कार्बन नंबर 5 पे अगर देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन नंबर 5 यहाँ पे है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच है दैट इज द मिथाइल का। तो इन दोनों का अंतर यही है। और आपको पता है कि थाइमीन जो आपका नाइट्रोजनस बेस्ड होता है, ये प्रेजेंट होता है आपके डीएनए में, और इसी तरीके से जो यूरासिल होता है इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द आरएनए में।
ठीक है। इसी तरीके से जब साइटोसिन देखोगे तो साइटोसिन का जो आईयूपीसी नेम है दैट इज 2 ऑक्सी यानी कि 2 कार्बन पे ऑक्सीजन और 4 अमाइनो यानी कि नंबर 4 पे अमाइनो ग्रुप है, तो नाम दे दिया 2 ऑक्सी 4 अमाइनो पायरामाइडिन, क्योंकि रिंग कौन सी है, पायरामाइडिन रिंग है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इनके जो है वो आप आईयूपीसी नेम भी देख सकते हैं। अब एडेनिन की बात करोगे तो एडेनिन एक आपका प्यूरिन का डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे इसका जो आईयूपीसी नेम है 6 अमाइनो प्यूरिन, इसका मतलब है एट नंबर 6 पे इसके पास अमाइनो ग्रुप है, तो नाम दे दिया 6 अमाइनो प्यूरिन। गोनिन का देखोगे तो 2 अमाइनो यानी कि 2 पे अमाइनो ग्रुप है और 6 ऑक्सी यानी कि 6 पे ऑक्सीजन है, इससे नाम दे दिया 2 अमाइनो 6 ऑक्सी प्यूरिन। So these are the IUPAC name of the different nitrogenous base which are found in case of DNA and RNA. ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये इनके फॉर्मूलाज हैं, आप इनके फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे अगर आपको पूरा फॉर्मूला तैयार भी ना हो, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्योंकि हम नाइट्रोजनस बेस पढ़ रहे हैं, तो क्योंकि जो मेन कंपोनेंट है वो इनका नाइट्रोजन है, तो आपको एटलीस्ट इनकी नाइट्रोजन की पोजीशन याद रखनी है कि कौन से नंबर पे नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है इनके साथ एडेनिन और गोनिन में, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल में। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जब मैं यूरासिल की बात करूंगा तो यूरासिल के किसमें यानी कि पायरामाइडिन रिंग में नंबर 1 पे और नंबर 3 पे आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 और 3 पे, इसी तरीके से यहाँ पे भी 1, 3। तो आप बता सकते हैं कि पायरामाइडिन के केस में जो नाइट्रोजन की पोजीशन है वो एट नंबर 1 और नंबर 3 में होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे नंबर 1 पे, नंबर 3 पे और नंबर 3 के अलावा नंबर 7 और नंबर 9 पे हम बता सकते हैं कि 1 पे, 3 और 7 और 9 पे आपका जहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा अगर जो कल की क्लास में आए तो देखेंगे, हमने बताया था कि अब हम इनको थोड़ा सा देखते हैं कि क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर जब आपने देखा कि जो नाइट्रोजनस बेस आपके ये 2 टाइप्स के हैं, तो पहले नंबर पे अगर देखोगे तो आपका क्या है, पायरामिडिन। तो पायरामिडिन एक होमोसाइक्लिक रिंग है, एक मोनोसाइक्लिक रिंग है, क्योंकि आपने अभी देखा कि एक सिंगल रिंग थी और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। इसकी नंबरिंग बच्चों अभी देखिए हमने कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है, और नाइट्रोजन एट 1 and 3 प्लेसेस पे था, और वेर एज अब रिमेनिंग पोजीशन जितनी भी, क्योंकि 6 मेंबर रिंग था तो 2 नंबर पे आपका यानी कि 1 और 3 पे नाइट्रोजन होगा, रिमेनिंग 2, 4, 6 पे क्या होगा, कार्बन होगा। और इसकी पायरामिडिन की एग्जांपल आ गई 3 मेन डेरिवेटिव, साइटोसिन, थाइमिन और यूरासिल। तो ये एक 6 मेंबर रिंग है, और जिसमें आपने देखा कि इसके पास अगर आप इसके वैलेंसी को चेक करोगे तो वैलेंसी चेक करने के लिए हमें 3 जगह पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाने पड़ते हैं। 3 डबल बॉन्ड होंगे अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे अगर, क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा एक्चुअली में अगर जब पायरामिडिन के स्ट्रक्चर को शो करूंगा तो यहाँ पे आपको इसके 3 होंगे, क्योंकि अभी मैंने इसके साथ भाई ये फंक्शनल ग्रुप अटैच किए इसलिए आपको बॉन्ड नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं होंगे अटैच तब जाके इसके पास 3 डबल बॉन्ड होंगे। ओके, अब बात करें नेक्स्ट पे, तो बच्चों आपका जो सेकेंड नाइट्रोजनस बेस का डेरिवेटिव था प्यूरिन। तो प्यूरिन में आपने देखा कि 2 साइक्लिक रिंग्स थी, एक तो आपने देखा दिस वन, जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ये वाली है, तो ये सेम जैसे किसकी है, पायरामाइडिन की है, तो दिस वन इज द पायरामाइडिन। लेकिन इसी पायरामाइडिन के साथ एक और रिंग है, इसको बताते हैं एमिडाजोल रिंग। तो हम बता सकते हैं कि इनके साथ प्यूरिन के केस में एक तो पायरामाइडिन रिंग है प्लस एक एमिडाजोल रिंग है, तो 2 रिंग्स, ठीक है ना, कौन कौन सी, एक तो आपकी पायरामिडिन प्लस एक एमिडाजोल रिंग के बन के आपका कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड द प्यूरिन। अब जैसे ये होमोसाइक्लिक था तो ये हेटेरोसाइक्लिक है, क्योंकि यहाँ पे 2 डिफरेंट रिंग्स अटैच हो रही है, इसलिए ये डाइसाइक्लिक हो जाएगा। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। जैसे यहाँ पे इसकी नंबरिंग बच्चों हमने देखी कि यहाँ पे इसकी जो नंबरिंग थी दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो नाइट्रोजन कहाँ पे होगा, तो अभी मैंने बताया था कि एट 1, 3, 7 और 9 पे नाइट्रोजन होगा, और रिमेनिंग जितनी भी पोजीशन है वहां पे इसके पास क्या होगा, कार्बन होगा। और इसकी जो एग्जांपल आएगी दैट इज द एडेनिन एंड गोनिन। तो ये डिफरेंट 5 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस आगे, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल, एडेनिन एंड गोनिन। ये आगे आपके प्यूरिन वाले और ये आगे आपके पायरामाइडिन वाले। ठीक है, अब देखो क्योंकि अभी हमने पहला कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का देखा जिसमें आपने
ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस को डील किया। अब हमने तो जो दूसरा न्यूक्लियोटाइड का कंपोनेंट होता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द पेंटो शुगर। ठीक है, क्या होता है, पेंटो शुगर। तो बच्चों मैंने ये आपको एक्चुअल में जब आप पॉलीसेक्रिहाइड, जब आपको मैंने मोनोसेक्रिहाइड पढ़ाया है तो वहां पे आप उस वीडियो को वॉच करें, वहां से ये आपको कंसेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये मैं वहां पे आपको ऑलरेडी ही डील कर चुका हूं। लेकिन थोड़ा सा चलो मैं रिवाइज कर रहा हूं फिर भी। पेंटोज शुगर क्या है बच्चों, तो ये 5 कार्बन शुगर है, ये कार्बोहाइड्रेट है, 5 कार्बन शुगर है। पेंटोज का मतलब होता है इट इज अ 5 कार्बन शुगर, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन पेंटोज शुगर में कितने होंगे, तो 5 होंगे। अब ये एक्चुअल में 2 टाइप्स का होगा। अब एक को हम बताते हैं डीऑक्सीराइबो शुगर, और दूसरा जो होता है इट इज कॉल्ड राइबो शुगर। देखो जो डीऑक्सीराइबो शुगर है बच्चों, ये आपके प्रेजेंट होता है डीएनए में, और आपका जो राइबो शुगर होता है ये होता है आपके आरएनए में। अब डीएनए का जो नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसी शुगर की वजह से रखा है, क्योंकि आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर में जब मैं इसको क्लियर करूंगा तो आपको स्ट्रक्चर में ये क्लियर हो जाएगा कि इसलिए हम एक्चुअली में डीऑक्सी वर्ड यूज क्यों करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक्चुअली में डीऑक्सी वर्ड क्यों यूज करते हैं वो हम देखेंगे अभी। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखोगे, दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबो शुगर एंड दिस वन इज द डीऑक्सीराइबो शुगर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये कार्बन, अभी कार्बन नंबर 2 पे फोकस करो, ये कार्बन नंबर 2 है और ये कार्बन नंबर 2 है इसका, क्योंकि ये 5 कार्बन शुगर है, कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड कार्बन 5। तो मैंने अभी बताया कितना है, 5 कार्बन शुगर है। इसी तरह से ये भी 5 कार्बन शुगर है। लेकिन यहां पे देखोगे कि तो एट कार्बन नंबर 2 पे रिमेनिंग स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ एक कार्बन नंबर पे, यानी कि कौन से कार्बन नंबर पे, 2 कार्बन पे। तो यहां पे आकर आप राइबो शुगर में देखोगे तो राइबो शुगर के कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज द OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। क्लियर है। लेकिन इसी तरीके से अगर आप देखोगे डीऑक्सीराइबो शुगर में तो इस OH की जगह पे यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन ही है, यानी कि एक ऑक्सीजन कम है। तो इस एक ऑक्सीजन कम होने की वजह से बच्चों इसके लिए हमने क्या टर्म यूज किया, डीऑक्सी। क्या बताया, डीऑक्सी। ये भी राइबो शुगर है, ये भी राइबो शुगर है, लेकिन इस एक ऑक्सीजन जो 2 नंबर पे एक ऑक्सीजन कम है, इसलिए इसके हमने क्या टर्म यूज किया, डीऑक्सी राइबो शुगर। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि सिर्फ एक ऑक्सीजन कम होता है डीएनए की शुगर में एज कंपेयर टू जब हम आरएनए की राइबो शुगर की बात करते हैं। और कौन से नंबर पे, एट कार्बन नंबर 2 पे। देखो अभी अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैंने नंबरिंग कार्बन की शो की है, दिस वन इज द 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम। तो बच्चों एक्चुअल में अगर देखोगे तो फिर क्वेश्चन आता है कि ये प्राइम हम यहाँ पे वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे 1 2 3 4 5 क्यों मेंशन नहीं कर रहे। तो क्योंकि अब जब एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को पढ़ते हो तो आपने देखा कि पहले अब नाइट्रोजनस बेस होगा और नाइट्रोजनस बेस के साथ पेंटो शुगर जब लिंक्ड होगा, क्योंकि आपने देखा कि हमने आरएडी में ही देखा नाइट्रोजनस बेस में नंबरिंग कर चुके हैं, तो अब नंबरिंग सेम नहीं रहेगी। तो उस नंबरिंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने पेंटो शुगर के केस में जो वर्ड क्या यूज स्टार्ट करने के लिए, प्राइम। बेस की नंबरिंग से डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने पेंटो शुगर पे जो नंबरिंग लगा दी दैट इज द प्राइम। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था सेकेंड कंपोनेंट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डीऑक्सीराइबो शुगर एंड द राइबो शुगर, तो बच्चों ये क्लियर है कि भाई आपने देखा कि डीऑक्सीराइबो शुगर जो होता है अगर इसको ज्यादा बेटर हो तो आप 2 प्राइम डीऑक्सी वर्ड यूज कर सकते हैं। अब 2 प्राइम इसलिए क्योंकि यहाँ पे एट कार्बन नंबर 2 पे सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही है, तो हम डीऑक्सीराइबोज आर मोर एक्यूरेटली 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज इज अ मोनोसेक्रिहाइड, क्योंकि ये एक मोनोसेक्रिहाइड है जो अब आपको पढ़ाया गया है। इसी तरीके से देखोगे तो राइबोज एक एल्डो पेंटो शुगर है, एक मोनोसेक्रिहाइड है, और इसके पास टोटल नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि दोनों में ही कार्बन नंबर क्या है, 5। तो अगर केमिकल फॉर्मूला देखोगे तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है C5H10O4 डीऑक्सीराइबोज का, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम है, आप देख रहे हैं यहाँ पे O4 है और इसकी जगह यहाँ पे देखोगे तो O5 है। रिमेनिंग स्ट्रक्चर आपका सेम है। ठीक है, तो दिस वन इज ऑल अबाउट द सेकंड कंपोनेंट ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड दैट इज कॉल्ड द पेंटो शुगर। ठीक है, ये आप बच्चों अच्छे से अगर जब पॉलीसेक्रिहाइड, जब मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्रिहाइड डील करवाया है तो आप वहां पे जरूर जाकर उसको वॉच करें ताकि वहां से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ठीक है ना। ये मैं आपको ऑलरेडी ही पेंटो शुगर वाला, हेक्सो शुगर वाला, पॉलीसेक्रिहाइड और मोनोसेक्रिहाइड में आपको डील करा चुका हूं। आप जरूर वहां पे जाके वॉच करें ताकि वहां से जो क्लियरिटी हो जाए तो यहाँ पे थोड़ा आपको ईजी हो जाए। ठीक है, अब जो एक थर्ड कंपोनेंट होता है तो बच्चों वो होता है आपका फॉस्फोरिक एसिड। क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड। अब फॉस्फोरिक एसिड थर्ड कंपोनेंट है आपके किसका,
एक न्यूक्लियोटाइड का, क्योंकि हमें पहले एक सिंगल मोनोमरिक डीएनए आरएनए को समझना है, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड को। और न्यूक्लियोटाइड मैंने कहा 3 कंपोनेंट का होता है, जिसमें हमने 2 कंपोनेंट डील कर दिए हैं। अब ये जो थर्ड कंपोनेंट है दैट इज द, तो बच्चों अगर फॉर्मूला देखोगे इसका तो दैट इज द H3PO4, ये एसिड है। और इस एसिड की वजह से, इस फास्फोरिक एसिड की वजह से जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है बच्चों, वो कैसा होता है, इट इज एसिडिक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो डीएनए होता है या आरएनए होता है, इसका जो नेचर होता है वो क्या होता है, इट इज एसिडिक। और एसिडिक किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फास्फोरिक एसिड, इसकी वजह से। और इसी एसिड की वजह से जो डीएनए का चार्ज होता है, वो डीएनए का चार्ज कैसा होता है, इट इज नेगेटिवली चार्ज। डीएनए का चार्ज फास्फोरिक एसिड की वजह से ही नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो ये 3 कंपोनेंट थे आपके किसके, एक न्यूक्लियोटाइड के। अब बच्चों हम इसमें ये देखेंगे कि एक्चुअल में आप एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर हम कब समझेंगे। तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ एक न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि इस डायग्राम में मैं आपको सिर्फ यही क्लियर करने वाला हूँ कि एक न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर अब कैसे बनता है। तो जैसे आप इस डायग्राम पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो डायग्राम स्ट्रक्चर को देखो, आपको परेशान नहीं होना, ये बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, तो अभी हम अगर पहले न्यूक्लियोसाइड की बात करें, न्यूक्लियोसाइड की बात करें, तो न्यूक्लियोसाइड में मैंने बच्चों बताया था आपको कि किस क्या होता है, जब नाइट्रोजनस बेस किसके साथ जुड़ता है, पेंटोज शुगर के साथ। और न्यूक्लियोटाइड क्या बताया था, न्यूक्लियोटाइड के लिए हमने बताया था कि जब ये 3 कंपोनेंट जुड़े, जिसमें नाइट्रोजनस बेस भी हो, आपका पेंटोज शुगर भी हो और आपका फॉस्फेट ग्रुप भी हो। तो पहले एक्चुअल में हम देखेंगे एक न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर को समझेंगे, जिसमें नाइट्रोजनस बेस जब पेंटोज शुगर के साथ आपस में लिंक्ड होता है। तो जब आपका न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, यानी कि जब नाइट्रोजनस बेस को पेंटोज शुगर के साथ लिंक करोगे, तब जाके आपको इसका थर्ड कंपोनेंट फॉस्फेट ग्रुप को भी अटैच करना है, तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनेगा। तो सपोज में अब ऑल ओवर मान के चलो, हमें अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए में मैंने आपको बताया था कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं। वो आपका एडेनिन भी हो सकते हैं, वो गोनिन भी हो सकते हैं, प्यूरिन वाले, दीज आर द प्यूरिन डेरिवेटिव्स। और पायरामिडीन में ये आपका थाइमीन भी हो सकता है, और ये आपका साइटोसिन में डीएनए की बात कर रहा हूं। तो सपोज मान के चलो इन 4 में से मैं कोई सी एक नाइट्रोजनस बेस को ले रहा हूं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो मैंने सपोज मान के चलो ये एडेनिन ले लिया, सो दिस वन इज द नाइट्रोजनस बेस, दैट इज द एडेनिन। आप देख रहे हैं दिस वन इज द एडेनिन। और एडेनिन का ये बच्चों जो नंबरिंग है, यहाँ पे ये नंबर 9 है। आपने पीछे देखा अभी जो स्ट्रक्चर मैंने क्लियर करवाया, तो नंबर 9 और इसके साथ हाइड्रोजन भी लिंक्ड है। आप देख रहे हैं कि इसके साथ हाइड्रोजन लिंक्ड है, तो ये एक नाइट्रोजनस बेस आ गया। अब नाइट्रोजनस बेस ये पेंटोज शुगर आ गया। आप बताइए ये पेंटोज शुगर किसका है, क्योंकि आप देखेंगे कि एट कार्बन नंबर 2 प्राइम पे यहाँ पे सिर्फ क्या मेंशन किया हुआ है, H, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो ये कौन सा वाला शुगर आ गया, 2 प्राइम डीऑक्सीराइबो शुगर, यानी कि डीऑक्सीराइबो शुगर। और बच्चों ये डीऑक्सीराइबो शुगर डीएनए में होता है, आरएनए में होता है। वेरी गुड। ये आपका जो शुगर होता है आरएनए में होगा या डीएनए में होगा, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ डीएनए। किसमें होगा, ये डीएनए में होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 2 प्राइम पे यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर हाँ 2 प्राइम पे यहाँ पे इस चीज का OH होगा, तो हम बता सकते हैं ये राइबो शुगर था जो आपके आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो आप देखेंगे ये इसका कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो कार्बन नंबर 1 जो आपके डीऑक्सीराइबो शुगर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्योंकि ऊपर की साइड क्या है, OH ग्रुप है। तो जब ये पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ लिंक्ड होता है, तो यहाँ पे जो बच्चों रिएक्शन होती है उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन, जिसमें आपके 2 डीऑक्सीराइबो शुगर का कार्बन नंबर 1 का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एडेनिन का एट नंबर 9 पे जो नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लिंक्ड है, वो वाटर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे एक टाइप का कौन सा रिएक्शन हुआ, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। इसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो जब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया। तो यानी कि अभी देख रहे हैं कि आप ये नाइट्रोजनस बेस है और ये आपका पेंटोज शुगर है। तो ये नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, तो बताओ बच्चों ये स्ट्रक्चर क्या बन गया, ये एक न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर बन गया। दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसाइड, यानी कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर। अब जैसे देखेंगे इसमें कि जब देखो जब यहाँ से ये वाला वाटर बाहर निकल गया, तो आप देख रहे हैं कि ये वाला एट नंबर 9 वाला, और ये इसका C1, ठीक है ना, इसका राइबो शुगर का C'1, इसका C'2। तो इस बॉन्ड को जो इन पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो बॉन्ड डेवलप हुआ,
बच्चों इस बॉन्ड के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन 9 है, यहाँ पे आपका C1 है, तो इस वाले बॉन्ड को हम बताते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो हम बता सकते हैं कि जब एक नाइट्रोजनस बेस किसी एक पेंटोज शुगर के साथ लिंक्ड होता है तो उस समय एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, जैसे आपने यहाँ पे देखा, और वाटर मॉलिक्यूल के रिमूव होने के लिए जो यहाँ पे बॉन्ड का डेवलपमेंट होगा नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर के बीच में, इसमें इधर नाइट्रोजनस बेस और ये नाइट्रोजनस बेस कौन सा है, एडेनिन, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बन गया दैट इज कॉल्ड द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर है? तो अभी हमने देखा कि एक न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो इसी तरीके से आप एडेनिन की जगह यहाँ पे साइटोसिन को भी रख सकते हो, आप थाइमीन को रख सकते हो, थाइमीन के साथ साथ आप गोनिन को रख सकते हो, क्योंकि ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस है। तो मैं किसी एक नाइट्रोजनस बेस को यहाँ पे शो करूं, सपोज मान के चलो मैं एडेनिन को शो कर रहा हूं यहाँ पे। अब देखेंगे कि अब जो थर्ड कंपोनेंट है इसका दैट इज कॉल्ड द आपका फॉस्फेट ग्रुप। अब देखो जब अब दो तो जुड़ गए, एक न्यूक्लियोसाइड तो बन गया जिसमें हमने देखा कि नाइट्रोजन से पेंटोज शुगर के साथ जुड़ा। अब हम देखेंगे कि भाई इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप जो है अब वो कैसे लिंक्ड होगा, ठीक है, क्योंकि जब एक फॉस्फेट इसके साथ लिंक्ड होगा तब जाके एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा। अब अगर आप देखेंगे तो ये इसका पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर क्या है, 4 है, और यहाँ पे एट कार्बन नंबर 5 होगा। आप देख रहे हैं भाई, क्योंकि कार्बन नंबर 5 पे क्या होता है, CH2OH इस पेंटोज शुगर का। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो CH2OH है इसमें से भी इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यहाँ पे ये फास्फोरिक एसिड है, ये फास्फोरिक एसिड है, और फास्फोरिक एसिड में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसका हाइड्रोजन जो है वो भी वाटर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। किसकी फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। यानी कि जैसे यहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन हुई थी तो यहाँ पे भी आपकी कौन सी रिएक्शन हुई, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो यानी कि बट यहाँ पे देखेंगे कि पेंटोज शुगर का कौन सा वाला कार्बन है, तो आप देखेंगे पेंटोज शुगर का 5 प्राइम वाला कार्बन है, ठीक है, वो फर्दर फास्फोरिक एसिड के साथ क्या बॉन्ड बना रहा है, यानी कि एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी तो वाटर मॉलिक्यूल होगा। आप देख रहे हैं कि भाई आप पीछे क्या बच गया, CH2, ये वाला इसका CH2, और रिमेनिंग क्या बच गया इसका ऑक्सीजन। आप देख रहे हैं ऑक्सीजन, रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे फास्फोरिक एसिड का। तो इस वाले बॉन्ड को जो यहाँ पे इनके कारण पे यहाँ पे बॉन्ड डेवलपमेंट हुआ, इसको कहते हैं फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। क्या कहेंगे, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 3 कंपोनेंट आपस में लिंक्ड हुए, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड। तो बताओ ये एक जो स्ट्रक्चर डेवलप हुआ, तो इस स्ट्रक्चर के लिए बच्चों हम क्या टर्म यूज करते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, और ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बच्चों आपके डीएनए में एक मोनोमेरिक यूनिट कहलाता है। यानी कि ऐसे जैसे मोनोमेरिक यूनिट आपके डीएनए में मिलियंस में होते हैं, या आरएनए के केस में देखेंगे तो ये मिलियंस में होते हैं आपके डीएनए और आरएनए में, क्योंकि हम न्यूक्लिक एसिड को देख रहे हैं। तो न्यूक्लिक एसिड में आपका डीएनए और आरएनए आ जाता है। तो डीएनए और आरएनए का मैंने कल बताया था कि मोनोमेरिक यूनिट होता है, ये न्यूक्लियोटाइड है। तो अभी आपने सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को जाना, जिसमें आपने देखा कि न्यूक्लियोटाइड में एक नाइट्रोजनस बेस, दिस वन इज द नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, और फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड, तो देख रहे हैं फॉस्फेट। So this one is the structure of a what? This is one the formation of a nucleotide. ये एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें आप क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा हूं, आप इसका जरूर आंसर करें कि एक न्यूक्लियोटाइड के बनने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं। अपना जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में जरूर करें कि एक होल न्यूक्लियोटाइड के बनने के लिए टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कितने रिमूव होते हैं, और उन रिमूव होने की वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं उसकी वजह से कौन सा वाला बॉन्ड डेवलप होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें अगर आपको यहाँ पे एक न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड का प्रॉपर तरीके से जो है अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा तो ठीक है। सो दिस वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ हमने इसमें न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर को भी देखा और न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर को भी देखा। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ एक न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में को सीखा कि भाई हम इनको कैसे ड्रा करते हैं, इसके लिए क्या क्या कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, जहां से ये कौन से बॉन्ड डेवलप होते हैं, ये क्लियर किया। तो अब क्योंकि अब पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने पॉसिबल है डीएनए के केस में, तो भाई जितने टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस होंगे, तो मान के चलो अभी तो मैं एडेनिन का शो किया, तो हो सकता है फिर वो आपका साइटोसिन भी हो सकता है, थाइमिन भी हो सकता है, गोनिन भी।
तो इसी तरीके से डीएनए के केस में 4 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड होंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे किसको चेंज करना है, नाइट्रोजनस बेस को। आपको पता है कि नाइट्रोजनस बेस में एडेनिन भी हो सकता है, गानिन भी हो सकता है, थाइमीन भी हो सकता है, साइटोसिन भी। तो इस केस में मैं सिर्फ कौन से वाले बेस को शो किया, एडेनिन को। तो इस एडेनिन की जगह यहाँ पे गोनिन भी हो सकता है, यहाँ पे थाइमीन भी हो सकता है, साइटोसिन। जो आपका शुगर और फॉस्फेट है वो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ चेंजिंग किसमें आएगी, दैट इज इन केस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। तो ऑल ओवर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स होंगे इन केस ऑफ डीएनए के स्ट्रक्चर में। और इसी तरीके से आरएनए के स्ट्रक्चर में टोटल भी कितने होंगे, वहां पे भी 4। सिर्फ वहां पे क्या होगा कि थाइमीन की जगह वहां पे रिप्लेस कौन होगा, दैट इज कॉल्ड द यूरासिल। क्या होगा, यूरासिल। ठीक है, तो कल हम देखेंगे, कल के वीडियोस में जो आने वाला वीडियो होगा, लेक्चर होगा, उसमें बच्चों हम आपको जो ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके बारे में बताएंगे, उनकी नेमिंग कैसे की जाती है, और जो आपके एनसीईआरटी में कुछ डायग्राम्स दी हुई उन डायग्राम्स को भी समझेंगे कि एक्चुअली में वहाँ पे इसको इतने पूरे हाई लेवल तक वहाँ पे नहीं समझाया गया, वहाँ पे उन्होंने सिंपली ही उसको मेंशन किया है। तो वो भी जब आप इसको अच्छे तरीके से समझोगे तो वो आपके लिए कुछ भी नहीं लगेगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ईजी होगा आपके एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स दिए। ठीक है, सो आज की क्लास में काफ़ी इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।